बच्चों, राजस्थान बोर्ड के सॉल्व एग्जाम्पल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.7 और इसके पहले के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी हैं, दिक्कत आती है तो आप करें। चैप्टर कैपेसिटेंस, सॉल्व एग्जाम्पल्स। इसमें ऐसा बोला है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी है C और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो और उस पे चार्ज कितना है 360 माइक्रोकूलम। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन होता है? ये होता है Q इक्वल टू CV। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कैपेसिटेंस तो उतना ही है, ठीक है। अब उसके अंदर जो चार्ज एक्यूमुलेट किया है अपन ने, उसका वैल्यू 120 माइक्रोकूलम कर दिया, तो वोल्टेज कितना हो गया 120 डिक्रीज हो गया। यानी कि पहले V था, अब हो गया V माइनस 120 से वोल्टेज डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके और C और V की वैल्यू पता करनी है। तो एलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू वेरिएबल्स। इनको सॉल्व करो और C और V के वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि वोल्टेज का वैल्यू 120 बढ़ा दिया, यानी कि V का वैल्यू पहले कितना था, वोल्टेज का वैल्यू पहले था V और 120 बढ़ा दिया। अब जो चार्ज है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऊपर से जो डेटा आएगा वो पुट करो और चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11 करेंगे क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा इजी हैं। 4.11 नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.11, ठीक है। दो सिचुएशंस हैं। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इस फर्स्ट कंडीशन में इसमें अभी एयर है, दोनों प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है। सेकंड सिचुएशन है जिसमें प्लेट्स के बीच में एक स्लैब रख दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, और स्लैब की जो थिकनेस है वो ये जो डिस्टेंस है d, इसका 3/4 है। यानी कि 3/4 जो डिस्टेंस है, उस दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका 3/4 पार्ट तो इस मीडियम से फिल्ड है, और बचेगा कितना 1/4 पार्ट उसमें एयर है, फ्री स्पेस है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कभी भी सॉल्व न्यूमेरिकल देखो, पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो तो केवल उसको रीडिंग नहीं मार देना चाहिए, फॉर्मूला जो है उसको जा करके देखना चाहिए कि कंफर्म तो करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, होगा, सही है, बुक में लिखा है तो ठीक ही होगा। उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक में जा करके देखना चाहिए, उससे वो पक्का होगा। यहाँ पे आप D का वैल्यू क्या पुट करेंगे, सॉरी T का वैल्यू 3D/4, 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 मतलब वैल्यूज पुट करनी है, इसमें भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर इसको सॉल्व करें तो आपने देखा स्मॉल d स्मॉल d स्मॉल d कॉमन आ रहा है, ठीक है। कितना आया A एप्सिलॉन अपॉन d, ये तो कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में चल रहे हैं अपन लोग, और बचा क्या 1 माइनस 1/3/4 और 3/4 एप्सिलॉन r, 3/4 एप्सिलॉन r, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, अब इसको आप जो है ये जो ब्रैकेट है
ब्रैकेट को सोल्व करो और जिसको मैं ये ब्लैक मार्कर से राउंड कर रहा हूं वो क्या है, सी है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो इस वाले कैपेसिटेंस को आप क्या बोल रहे हैं, सी डैश। सी डैश इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट को आप सोल्व करें, डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा, उल्टा होकर के ऊपर आएगा, आप समझते हो। और ये जो है इसको क्या बोला मैंने, सी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12। ठीक है, और वो भी काफ़ी इजी है, आप वैल्यूज पुट करने हैं केवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.13। इसको देखें डायग्राम, C1 एंड C2 दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में होने की कंडीशन क्या है, इन दोनों की लेफ्ट वाली प्लेट्स एक ही पॉइंट पर आ रही हैं और इन दोनों की राइट वाली प्लेट्स एक ही पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक सेंटेंस अननेसेसरी गिवन है और वो ये है कि बैटरी लगा रखी है। ठीक है ना, किसी भी सर्किट में, इसको आप सर्किट बोल सकते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस पता लगाने के लिए, कैपेसिटेंस होने के लिए बैटरी लगा होना ज़रूरी नहीं है। बैटरी तो इनमें चार्ज को स्टोर करने के काम आएगी। ठीक है ना, बैटरी की वजह से तो चार्ज आएगा इनके अंदर, लेकिन कैपेसिटेंस को होने के लिए बैटरी ज्वाइन होना ज़रूरी नहीं है। खैर, जोड़ दी, वो ज्वाइन कर दी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो P और N के बीच में जो कैपेसिटेंस पता करना, इस डायग्राम को मैं बैटरी हटा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैटरी हो और नहीं हो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मैंने राउंड कर दिए, ये लोग पैरेलल में हैं, इन दोनों को आप इकट्ठा कर दो। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसकी कैपेसिटेंस कितना है, 10, इसका 20 है, कितना आ गया, 10 प्लस 20 30। ये 30 कैपेसिटेंस किसका है, ये जो राउंड कर रखा है इस पूरे का। तो अपन लोग एक काम करें, नेक्स्ट डायग्राम आप बनाओगे, इसको रिमूव करके और क्या करेंगे, 30 का कैपेसिटेंस लगा देंगे। उन दोनों की जगह पर यहाँ पर 30 का कैपेसिटेंस लगा दो। ये कितने का है, ये तो 30 का गिवन है। अब ये 30 और ये 30 सीरीज में हो गए। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, ये 1/30, 1/30, 1/15 आ गया। 1/c का वैल्यू, जिसको मैं, आप चाहो तो इसको CS तो बोलते हो आप लोग फॉर्मूले में, S फॉर सीरीज। आप चाहें तो इसको CPN बोल दें, P और N के बीच का कैपेसिटेंस, आपकी इच्छा है। मैं तो बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि नोटेशंस जो है वो आपके खुद के कमांड में होने चाहिए, आपकी खुद की इच्छा से होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप नाम रखें। तो C का वैल्यू आ गया 15 और आपने यहाँ पर माइक्रो कहीं भी यूज़ नहीं किया, ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो माइक्रो में ही आएगा, माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी, बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, अभी और आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.14। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। 4.14 के अंदर एक नेटवर्क गिवन है जिसमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड आइदर सर्किट और नेटवर्क, जिसमें कैपेसिटर्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, लेकिन वो लोग जिस तरीके से ज्वाइंट हैं वो कुछ खास पैटर्न है उसका।
पहले पैरेलल फिर सीरीज में आता है, फिर एक पैरेलल फिर सीरीज में, पैरेलल सीरीज, और ऐसा चलता ही चला जाता है। ठीक है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसको आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते यूजुअल कोई इजी तरीके से। ठीक है ना, इसके अंदर जो है, क्योंकि ये तो मेरे को इसका आंसर तो मेरे को मालूम है, तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो क्या खास बात है इसके अंदर, ये जो दो पॉइंट हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, इन दोनों पॉइंट्स के इस तरफ का राइट एंड तक का डायग्राम, केवल उसको देखो आप, और देखो क्या, मान लो मैं उसको दोबारा से बना लेता हूं। कौन सा? केवल P और Q से आगे तक का। तो आप कहोगे कि अरे ये तो दोनों सेम है। कौन सा? ये पूरा AB से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा, और PQ से जो से आगे जो राइट हैंड वाला है, PQ के राइट हैंड वाला जो मैंने यहाँ पे दोबारा से बना लिया, अपने को बड़ा आसान रहेगा ये देखना कि दोनों तो ये सेम है। तुम ये भी कह सकते हो सेम का है, उसमें दो कैपेसिटर्स कम हैं। इनफाइनाइट में से दो कम कर लो तो क्या बचेगा? इनफाइनाइट ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों पूरी तरह से सेम है। मेरा मतलब ये है कि सपोज A और B के बीच में कैपेसिटेंस C डैश है, लेट, और वो कौन है जिसको आपको पता करना है? C डैश को, आप C डैश का वैल्यू आपको पता करना है। आपका क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच का कैपेसिटेंस, जिसको मैं CAB बोल रहा हूँ, सपोज C डैश है जिसका वैल्यू पता करना है, देन ऑल्सो CPQ इक्वल टू C डैश। ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस क्वेश्चन का, कि यदि इसका कैपेसिटेंस यदि C डैश है, इसका भी C डैश होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, मतलब क्या कि ये मैं जो अभी इरेज कर रहा हूं, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C डैश। P और Q के उस तरफ का पूरा कैपेसिटेंस कितना है? C डैश। तो अपन ने क्या किया, P और Q पॉइंट्स के उधर उधर का जितना भी था उस पूरे को रिमूव किया, और उसकी जगह अपन ने एक C डैश कैपेसिटेंस का एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस C डैश है। ऐसा करने से क्या हुआ? आसान हो गया। कितने सारे कैपेसिटर कनेक्टेड थे, कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, अब तो बस 1 2 3 3 तो है, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे को ये P और Q पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में। नेक्स्ट डायग्राम का सॉल्यूशन क्या होगा? ये अनटच्ड एज इट इज, ये तो एज इट इज है। C और C डैश को सीरीज में कनेक्ट ऐड करें, कितना आता है? C और C डैश एलसीएम लेकर के, और कितना आएगा? C डैश C प्लस C डैश। ठीक है, इसको करके देखें, CS का वैल्यू ये आएगा। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हो, ऑर्डिनरी एडिशन होता है।
फाइनल आपका आंसर आया सी प्लस सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी इक्वल किसके आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि सी ए बी। लेकिन सी ए बी का वैल्यू तो आपका आपने लेट किया था कितना, सी डैश, सी ए बी का वैल्यू कितना, सी डैश। बोलिए अब आप इसको सोल्व करना है। फिजिक्स खत्म हुई, अब एलजेब्रा स्टार्ट होएगी। करें, इसको इधर लाओ, माइनस का हो गया, सी डैश माइनस सी, सी डैश प्लस सी, मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी, सी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें। सी डैश स्क्वायर माइनस सी डैश माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश ये बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, आप इसकी जगह एक्स लिख सकते हो। एक्स आपकी दोस्त भी बहुत अच्छी एक्स से, लिखने में भी अच्छा लगता है। आप नोटेशंस को अपने हिसाब से माना करो, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये फैक्टर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इसको आप मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। जिसका फैक्टर होना पॉसिबल नहीं है उसका क्या करते हैं, आई थिंक जिसको आप श्रीधराचार्य रूल बोलते हो, उसको पहले इधर सुन लो कि वो उसका फंडामेंटल क्या है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसको आप या तो फैक्टराइज करके और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फैक्टर नहीं हो रहे हो राजी इजीली फैक्टर नहीं हो रहे हो तो क्या करते हैं, इजीली फैक्टर नहीं हो रहे हो तो फिर अपने पास में आप कह सकते हो कि ब्रह्मास्त्र है, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, इसके अंदर 2 in 1 आंसर है, एक में 2 आंसर है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। मैच करें इसको, x की जगह कौन है, सी डैश, ठीक है, x स्क्वायर यानी कि सी डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 1। चलो लिखते भी चलते हैं, a का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो रहा है 1, माइनस x का कोफिशिएंट यानी कि सी डैश का कोफिशिएंट कौन है माइनस सी, प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू कितना माइनस सी का स्क्वायर कितना होता है सी स्क्वायर होगा, माइनस फोर ए का वैल्यू 1 एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म सी के प्लेस पर, कांस्टेंट टर्म इसके प्लेस पर कौन है माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गए, कितना है 4c स्क्वायर और ये है सी स्क्वायर, कितना हुआ 5c स्क्वायर हुआ, ये है 5c स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 के तो रहेगा, सी स्क्वायर बाहर आ गया अंडर रूट से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फाइनल इसमें से दोनों में से सी कॉमन आ गया, ठीक है। यहां लिख लेते हैं इसको, फाइनल आंसर
सी डैश इक्वल टू सी 1 प्लस एंड माइनस √5। √5 का वैल्यू अनुमान से कितना होता है? कुछ 2.2 के आसपास होता है। कितना आएगा? 1 प्लस 2.2। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं माइनस साइन लेता हूं, 1 माइनस 2.2, 1 माइनस 2.2 कैसा होता है? नेगेटिव आएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वो पर्टिकुलर जो आपका आंसर है उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा इसको, और आपका आंसर बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग 4.16। ठीक है, क्योंकि 4.15 काफ़ी इजी है। 4.16 को भी आप कहोगे बिल्कुल इजी है, लेकिन मैं उसको स्पेशली डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर मेरा मानना है कि आप रेडीमेड फॉर्मूला यूज़ न करो तो अच्छा है। इसमें तो रेडीमेड फॉर्मूला यूज़ कर लिया और फिर आपको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है, समझाने लायक तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो डायग्राम बना लेते। तो दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू, एक का C1 एक का C2 है। अभी तो दोनों खाली हैं, फिलहाल दोनों स्टार्टिंग में खाली। फर्स्ट वाले कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया और उसमें चार्ज भर दिया। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस पर तो आपने चार्ज फिल कर दिया। कितना? ये। ठीक है, लेकिन इसका जो V2 है वो 0 है। ठीक है, तो इसको भी खाली रखा हुआ है, इस पर चार्ज नहीं है। अब क्या किया? इसको डिस्कनेक्ट किया। इसको डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा? क्या ये चार्ज जो इसमें फिल हो गया खाली हो जाएगा? नहीं, डिस्कनेक्ट करने से इस पर वोल्टेज उतना ही रहेगा और चार्ज उतना ही रहेगा जितना कि बैटरी लगाने से पैदा हो गया। ठीक है ना? इसका V1 का वैल्यू, इसके वोल्टेज को मैं V1 बोल रहा हूँ, V1 का वैल्यू 200 वोल्ट पे रहेगा। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर रश करेगा और उसका कुछ पार्ट इधर फिल हो जाएगा। कितना? उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। यानी कि दिस इज पोटेंशियल आफ्टर ज्वाइनिंग। दो कैपेसिटर्स को आप ज्वाइन कर दो तो उनका पोटेंशियल इक्वल होने तक एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होता रहेगा। कब तक? पोटेंशियल इक्वल हो जाने तक, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने का कारण ही है पोटेंशियल का डिफरेंट होना। पोटेंशियल डिफरेंस ही चार्ज को फ्लो करवाता है। ठीक है, ये कैपेसिटेंसेस हैं दोनों के। V1 इसका वोल्टेज है 200, V2 इसका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 0 है। इसका वैल्यू पुट करके आपको V का वैल्यू आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? इसका या इसका? दोनों का, दोनों के ऊपर सेम है। इसका भी V और इसका भी V आफ्टर ज्वाइनिंग वाला है। ठीक है, उसके बाद आप एनर्जी की कैलकुलेशन करो। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी थी बिफोर ज्वाइनिंग? हाफ C1 V1 स्क्वायर। V1 का वैल्यू कितना है? 200, ज्वाइन करने के पहले वाला। इसकी एनर्जी कितनी थी? 0 थी। और सॉरी,
इसकी एनर्जी 0 थी ज्वाइन करने के पहले, बिफोर, और बाद में फर्स्ट वाले की एनर्जी हाफ C1V² और इसकी हाफ C2V²। ये बात अलग है कि बाई चांस C1 और C2 का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू 600 पिकोफेरेड है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। वो आपके ये जो इशू है वो आपके हवाले है कि वो इक्वल है डिफरेंट है, वो वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है। और इसका ज्वाइन करने के पहले एक दूसरे वाला जो कैपेसिटर है उसका चार्ज या पोटेंशियल का 0 होना भी जरूरी नहीं है, पहले से भरा भी हो सकता था। आपका थ्योरी का जो टॉपिक है वो तो यही कह रहा है कि दोनों ही भरे हुए होते हैं ज्वाइन करने से पहले। तो खैर इन दोनों का सम निकाल लो, ठीक है, और इन दोनों का सम निकाल लो, ये क्या आ जाएगा U इनिशियल। इन दोनों का सम निकाल लो, इट विल कम U इनिशियल। इन दोनों का सम निकाल लो, इट विल U फाइनल, ठीक है। तो लॉस जो है वो क्या आएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। लेकिन डेल U का यानी कि एनर्जी लॉस का फॉर्मूला तो आपके पास रेडीमेड है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप रेडीमेड से भी कर सकते हो और इसको आप करते हो तो आई थिंक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर पहले ये वैल्यू पता करी, ठीक है अपन लोग। इसके अंदर एक खास बात है, उस पर जाते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोनों, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अपन लोग जो है दोनों को डिस्कस करें, दोनों सेम, डेटा डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम। इसका वैल्यू कितना आया 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6 जूल, 4.5 माइक्रो जूल। इन दोनों का टोटल कितना आया, इसका हाफ, ठीक है। एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, कम हो गई। और ये इस बात के लिए तो आप पहले से तैयार थे मेंटली कि हाँ ठीक है एनर्जी का लॉस तो होता है, दो चार्जेस को ज्वाइन कर देते तो एनर्जी का लॉस होता है। क्यों गया कहाँ वो एनर्जी, जब एक कैपेसिटर को आपने दूसरे में ज्वाइन किया तो इसका कुछ चार्ज रश करेगा और दूसरे की तरफ भागेगा, उसको भरने के लिए भागेगा, ठीक है ना। उस चार्ज को दोनों के दोनों दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, बंटवारा करेंगे। तो भले ही मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स तक के लिए, बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन के लिए वो चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। और चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट। करंट किस में फ्लो होके जा रहा है, कनेक्शन वायर में, जो कि कॉपर के वायर्स हैं। तो किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होती है तो ये फॉर्मूला ये कह रहा है आर रेजिस्टेंस के वायर में आई करंट फ्लो हो रही है डेल टी ड्यूरेशन के लिए। टाइम इंटरवल कितना है करंट फ्लो होने का, डेल टी। तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अपनी बुक में उसको हीट को क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन अपन तो हीट बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों बात एक ही है, फंडामेंटली दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का साइंटिस्ट इसके पीछे कौन है, जूल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को ये बता रहा है, ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि ये जो वायर है उस वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है ही, भले ही बहुत कम होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही। उस वायर में से जब करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट फ्लो होने का जो टाइम है वो बहुत ही मोमेंट पर, बहुत ही मिली सेकेंड्स तक का है, ठीक है। लेकिन जीरो नहीं, कुछ टाइम तक करंट फ्लो होती रहती है। तो उसकी वजह से ये वायर गर्म हो जाता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी गई कहाँ, लॉस हुई जो हीट में कन्वर्ट हो गई, दैट्स ऑल, ठीक है।